ओम्स लॉ स्टडी किया था हम लोगों ने, और मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, खासकर टेम्परेचर के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के बहने में जो रुकावट होगी ना, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्रैफिक में रुकावट क्या आ सकती है? ट्रैफिक में रुकावट हो सकती है दूसरा ट्रैफिक, ठीक है, खराब सड़क है कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना, समझ गए, या फिर गाड़ी की कुछ प्रॉब्लम, समझ रहे। तो इसी तरीके से हमारे वायर के अंदर करंट के फ्लो करने में जो रुकावट होती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सो फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे। हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके रेजिस्टेंस का। हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था? हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था R is equal to ML by NAE square and tau। ये फॉर्मूला लिखा था उन्होंने रेजिस्टेंस का, याद है कैसे आया था? जब हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था तो एक कांस्टेंट आ गया था, एक तरफ करंट था, एक तरफ वोल्टेज थी, बीच में बहुत सारी चीजें थी, हमने उसको 1/R नाम दिया था। उल्टा कर दो R तो ये रेजिस्टेंस आ जाता है। अब इस फॉर्मूले में अगर हमें सारी बातों के बारे में पता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो समझना बड़ा आसान है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखते ही मालूम पड़ जाता है। देखो फिर से देखते हैं एक बार। M क्या है? M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होता। लेंथ ऑफ कंडक्टर, वायर की लेंथ, इसका मतलब क्या है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस। बड़े वायर, हाँ ठीक है, तो एक बड़े वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस, छोटे वायर का कम रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बड़े वायर का बड़ा रेजिस्टेंस। दूसरा n, छोटा n, स्मॉल n, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा कंडक्ट करने के लिए ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है। अगर ज्यादा कंडक्ट करने के लिए हमारे पास चार्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा करंट भी रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। क्लियर? सो n इज चार्ज डेंसिटी। अगर n ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, n इज चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, दूसरा है a, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब कौन सा? तार का एरिया कौन सा? ये वाला एरिया। ये अगर ये हमारा वायर है, तो ये एरिया, दिस इज एरिया, और ये है इसकी लेंथ, ये है एरिया। इसका मतलब क्या है? अगर पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिक वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे ये पेन है,
इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मोटा वायर होगा तो उसमें बड़े आराम से हमारे इलेक्ट्रॉन्स चल पाएंगे, रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर ये नैरो हो जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल बड़ा इजी है, अगर हम लोग देखें कि एक हाईवे होता है, हाईवे है ना, 8 लेन का हाईवे है, 4 आने वाले 4 जाने वाले, उसमें ट्रैफिक बड़ा आराम से चलता है, जाम कभी कभार ही लगता है। लेकिन जो बिल्कुल नैरो सड़क होती है ना, बिल्कुल पुराने बाजार की, जैसे पुराने स्टाइल से बने हुए बाजार की, या शहर के पुराने एरिया में गलियां होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सड़कें होती हैं, वहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है। वहाँ पर रेजिस्टेंस, यूँ कह सकते हो, वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक के लिए। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारे वायर, अगर वायर हमारा थिन है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा है ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, वो भी फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट में है रिलैक्सेशन टाइम। इसकी तो हम बात कर चुके कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने से हमारे इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, 2 कोलिजन के बीच में टाइम घट जाता है। 2 कोलिजन के बीच में टाइम घट जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, ये बातें हुई क्लियर। अब ये जो फैक्टर्स मैंने बताए ना, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब गॉड मेड है, भगवान ने बनाए, मतलब कुदरत ने बनाए, है ना। भगवान क्या है? कुदरत है। सो कुदरत ने बनाए, नेचर ने बनाए। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने बनाए हैं। अगर उनको अलग अलग कर दें तो हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी। देखो क्या, R इज इक्वल टू, जो गॉड मेड है ना, भगवान ने बनाया हुआ, अलग कर लेते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भगवान ने बनाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भगवान ने बनाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार तो हमने बनाया ना, तो एरिया को निकालते हैं बाहर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भगवान ने बनाया। ठीक है। और अगला है रिलैक्सेशन टाइम, है ना, उस पे हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान रहता है। यानी टेम्परेचर को अगर हम ना छेड़ें तो ये भी एक ऐसी चीज है जो कंडक्टर के अंदर की चीज है, बाहर नजर नहीं आती, कंडक्टर के अंदर है ना, ऑब्वियस नहीं है, छुपी हुई है, इसलिए इसको भी हम लोग अंदर कर लेते हैं। और लेंथ, तार की लेंथ, वायर की लेंथ, ये तो हमारे हाथ में है। तो देखो, इस रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, हमने बनाई है। इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो कुछ तो, ज्यादातर तो भगवान के हाथ में है, गॉड मेड है, नेचर ने बनाई है, हमारे हाथ में नहीं है। इंट्रिंसिक है, अंदरूनी है। और ये अगर टेम्परेचर को ना चेंज करें तो ये भी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज कांस्टेंट है कि नहीं? ये सारी चीज कैसी हैं? कांस्टेंट हैं। तो इन सभी कांस्टेंट्स को हम एक सिंगल नाम दे देंगे ना, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्या? R इज इक्वल टू, इस सारी चीज को नाम देंगे रो। इन सारी चीजों को हम लोग डिनोट करेंगे रो से। और L और A, ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना, है ना? 10th में पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इससे क्या साबित होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और रेजिस्टिविटी वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। समझ गए? क्लियर? अब ये जो रेजिस्टिविटी आई है ना, इसको हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी है कि नहीं? डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा वायर उतना बड़ा रेजिस्टेंस, जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। और रह गई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है।
ठीक है, एक है रेजिस्टेंस, एक है रेजिस्टिविटी, एक है अच्छा और एक है अच्छाई, है ना। अच्छा तो आदमी होता है, और अच्छाई एक गुण है जो किसी में भी हो सकता है ना, बुरा और बुराई, है कि नहीं। तो ये भी वही है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का नहीं होता, किसी चीज का होता है, और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की होती है, समझ रहे हो। तो फर्क समझ आया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक तरीके से विशेषण है, विशेषण है ना, और रेजिस्टेंस विशेषता है, मतलब किसी चीज की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की, मतलब गोल्ड की। लेकिन गोल्ड के वायर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि गोल्ड के वायर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और गोल्ड की बात करेंगे तो वो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। कॉपर की रेजिस्टिविटी और कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस, फर्क समझ रहे हो। कॉपर मटेरियल की तो रेजिस्टिविटी की बात की जाती है, और कॉपर से बने हुए वायर की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, समझ गए। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है किसी चीज का होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का होता है, और रेजिस्टिविटी उस तरीके की, उस चीज मतलब वो बनी हुई चीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं उसका गुण है रेजिस्टिविटी, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, एक गलती बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, फिलहाल तो ये चीज़ समझ में आई कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर और रेजिस्टिविटी पर। टेम्परेचर की तो बात हम कर ही चुके हैं, तो अगर हम लोग डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से, अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली टू लेंथ, क्या मैटर रहेगा, डायरेक्टली ऑन लेंथ, ठीक है, और इनवर्सली ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and inversely on temperature, or directly on resistivity, ठीक है। ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नोट कर लो, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बड़े बच्चे बड़े आराम से, मतलब बहुत कॉमन सी गलती जो करते हैं ना, वो ये है कि जब हम लिखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, और मैंने कहा कि जो रो है इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ऐसे लिख करके कहते हैं कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मैथमेटिकली तो ऐसा ठीक लग रहा है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बोलते हुए भी अजीब लग रहा है। रेजिस्टिविटी एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन याद रखो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, वो तो कांस्टेंट है कि नहीं, वो बदल नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है
जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी अंदरूनी प्रॉपर्टी होती हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी होती हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, है कि नहीं, और चार्ज डेंसिटी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये ऐसे लिख करके और ये कहना कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन निकाल जरूर सकते हो, अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो आप रेजिस्टिविटी निकाल जरूर सकते हो, लेकिन ऐसा कहना कि रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, गलत है। ओके, सो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ओके, सो अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी, इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और हमने अभी भी डिराइव किया फॉर्मूला m by n e square tau. If temperature is constant, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर ना बदले, ठीक है, अगर टेम्परेचर ना बदले तो रो इज अ कांस्टेंट, तब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। समझ रहे हो? अगर टेम्परेचर ना बदले तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। ओके, इसीलिए रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और स्मॉलेस्ट resistivity is that of सिल्वर की सबसे कम होती है, उसके नेक्स्ट में कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, है ना। सिल्वर को हम यूज नहीं करते क्योंकि वो महंगा पड़ता है। जहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ही मामूली सा हो, वहां तो हम सिल्वर को यूज कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। क्लियर, समझ गए बात? ठीक है, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे एक और चीज की, और वो है, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? इसमें हमारा फोकस होगा, हमने ये तो देख लिया कि टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से बढ़ता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यानी जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है ना, इसका मतलब ये है कि उसका मामूली सा टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस छोटा होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर मामूली सा चेंज आएगा रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं इसको। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज, डिफाइन करते हैं, इट इज increase in resistance, increase in resistance, ठीक है। it is increase in resistance per unit original resistance, per unit original resistance, per unit rise of टेम्परेचर, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, पहले डिनोट उसी नोटेशन कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो,
कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, यह है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करना चाहिए? ये इस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि हमारा शुरुआत में रेजिस्टेंस क्या था, ठीक है। बल्कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करना चाहिए? देखो यहां पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसको ऐसे समझो कि मान लो हमारा रेजिस्टेंस R0 है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। किसी टेम्परेचर से शुरुआत करी, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, और RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो हमारा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है कितना होगा? सो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा इज RT माइनस R0, है ना। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? ये इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि हमारा शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना था, क्यों वहीं से तो बढ़ना शुरू होगा। अगर शुरुआत में ही ज्यादा है तो उससे आगे बढ़ना शुरू करेगा, शुरुआत में थोड़ा है तो उस थोड़े से ही आगे बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल है शुरुआत में रेजिस्टेंस कितना था, और ये इस बात के भी प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आया तो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, अब इनको कंबाइन करके लिखते हैं हम लोग। अभी नोट कर लो इसे फटाफट, और इसको कंबाइन करके लिखेंगे, क्या मिलेगा? इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो हमें मिलेगा RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो इनको कंबाइन करके मिलेगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू, बल्कि ऐसे कह लो, प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T, और इसको अगले स्टेप में हम लिखेंगे RT माइनस R0 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। ये तो कॉमन है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, और अब की बार जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना वो अल्फा ही है, R0 डेल्टा T, ठीक है। सिंपल, क्लियर। तो यानी बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस कितना होगा? दिस इज बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस ना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, दैट इज R0 प्लस अल्फा R0 डेल्टा T इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये होगा हमारा इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस, बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और इसी इक्वेशन से अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 डेल्टा T। ये तो वही डेफिनेशन है, क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज ऑफ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अगर ये चीज बड़ी है तो अल्फा बड़ा है, ये चीज छोटी है यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस छोटा है तो अल्फा छोटा है, समझ गए। यानी कि अब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से, जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, तो उनका अल्फा बहुत बड़ा होगा। और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर बहुत सारा बढ़ाने पर भी मामूली सा रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये दोनों ही चीज़ काम की हैं, ठीक है। ऐसी मटेरियल जिनका अल्फा बहुत बड़ा है यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो रेजिस्टेंस मामूली सा बढ़ेगा। दूसरे वाले नंबर की जो चीज़ें हैं ना, ये बड़े काम की हमारे लिए, जिनका रेजिस्टेंस ना बदले, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ना बदले, हमारे काम की चीज़ें। पहले नोट कर लो, फिर बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। कर लो नोट फटाफट। दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा,
और इसकी यूनिट तुम देख सकते हो, यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। अब हमारे लिए जो इंटरेस्ट की बात है ना, ऐसे मटेरियल जिनका अल्फा बेहद छोटा है, जिनका अल्फा बहुत ही छोटा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, ऐसी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए, है ना, ताकि उनका रेजिस्टेंस ना बदले। अब देखो जो रेजिस्टेंस है ना, तुम लोग कहोगे सर रेजिस्टेंस तो रुकावट होती है करंट के फ्लो में, उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर 4-5 चीज़ें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है ना वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मन चाही डायरेक्शन में करंट को मोड़ना, करंट की वैल्यू को चेंज करना, मन चाही वोल्टेज पैदा करना, ये काम हमारा रेजिस्टेंस करता है। बेशक वो करंट में रुकावट है, लेकिन कहीं पर रुकावट होगी तो दूसरी तरफ करंट बढ़ जाएगा ना, है ना। अगर इस तरफ मान लो तुम्हारे पास 2 पैरेलल रोड है, एक दोनों बराबर चौड़े थे, दोनों में ट्रैफिक बराबर बराबर जाता था। अब तुम सोच रहे हो कि मैं इस वाली सड़क के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा कर दूँ, तो तुम थोड़ा सा इस पर बैरिकेड्स लगा दोगे, बैरिकेड्स लगा दो तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक इस पर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी होता है कि जब हम चाहते हैं कि भाई इस दूसरे रास्ते पर जो है हमारा करंट ज़्यादा जाए और पहले वाले रास्ते पे करंट कम जाए, तो हम वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसलिए हमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। तब हमें ऐसे मटेरियल्स याद आते हैं जिनका अल्फ़ा छोटा होता है। ओके, सो जिनका अल्फ़ा छोटा होता है ना, उनको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लिखते हैं इसको भी, मटेरियल्स हुज अल्फा इज स्मॉल, लिख लो, मटेरियल्स हुज अल्फा इज स्मॉल। अब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस की, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब जो स्टैंडर्ड है, मतलब हम चाहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बदले ना। सो दीज आर दोज मटेरियल्स whose temperature coefficient of resistance is very small, जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल पता क्या है इसके? निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, यूरेका, मैंगनीज, ये सारे अलॉयज हैं, अलॉयज, दे आर ऑल अलॉयज। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका अल्फा छोटा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। अब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ना कई जगह इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी जगह इस्तेमाल किया और तुमसे पूछा जा रहा है कि ऑफ व्हाट मटेरियल इज वो चीज़ बनी हुई है, ऑफ व्हाट मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ। जैसे हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, उसके अंदर वायर इस्तेमाल करेंगे ये वाले। तो तुमसे पूछ लिया जाता है कि कौन से मटेरियल का बना होता है और क्यों बना होता है, किसी और मटेरियल का बना होता तो क्या होता। ठीक है, तो सारी बातों का एक बात कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं इंक्रीज करता। क्लियर? सो नोट कर लो इसे। तो आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है, कल फिर इसी समय मिलेंगे। ओके, सी यू, बाय।